हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं हिस्ट्री यूपी बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री की चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक अच्छी और मोटिवेशनल शेर सुनाना चाहते हैं। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बल्कि हौसलों से उड़ान होती है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक चैप्टर की साइड। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस पाठ का समय काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, और जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता का काल था वो कब था, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से पहले एक वैदिक काल या सभ्यता का विकास हुआ था और इसका समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, इसे बोलते हैं कि इस समय काल की जो जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत अर्थात जो साधन है वो वेद है। ठीक है, इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं और ये हिंदू धर्म का ग्रंथ भी है। वेद की बात करते हैं तो वेद निम्न 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। देखिए, हमने ये डायग्राम्स में बता दिया गया, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, अब हम जेम्स प्रिंसेप की बात करते हैं। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया के कंपनी के अधिकारी हैं। इन्होंने 1830 के दशक में इन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। प्राचीन भारत की जो ये 2 लिपियाँ थी, इससे हमें भारतीय इतिहास जानने में बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी। और प्राचीन काल में जो अभिलेख लिखे गए थे वो सब खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अब बात करते हैं प्रियदर्शी और देवनाप्रिय, जो कि ये जो 2 उपाधियाँ हैं ये सम्राट अशोक को मतलब इनका नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, इसे हम और आगे चैप्टर में बताएंगे। तो ये जो सम्राट अशोक थे इन्होंने 2 उपाधियों, जो ये उपाधियाँ हैं मतलब इसे प्रयोग में लाई थी। प्रियदर्शी ये पहली उपाधि है, जो इसका अर्थ होता है सुंदर मुख वाला व्यक्ति। दूसरा है देवनाप्रिय, देवताओं का प्रिय। तो ये दोनों उपाधियाँ सम्राट अशोक ने प्रयोग की थी। अब बात करते हैं हम अभिलेख की। तो अभिलेख क्या होता है? जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं अर्थात जो लिखे होते हैं उन्हें हम अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक भाषा की बात करते हैं तो जो जन साधारण की भाषा होती है, जिस भाषा का प्रयोग आम लोग उस समय करते थे तो उसे प्राकृतिक भाषा कहते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपाधियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो लोग मनवाते हैं। जो प्राचीनतम अभिलेख की भाषा की थी वो प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बन रहा है, 600 ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष कारण है, भारत में बहुत सारे नगरों या राज्यों का विकास होने लगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। लोहे का प्रयोग भी शुरू हो गया था क्योंकि इसके पहले भारत में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के भी ढाले गए थे। सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व के काल में भारत में मिलता है, इसके पहले इसका प्रचलन नहीं था। इसके अलावा जो जैन तथा बौद्ध धर्म का विकास हुआ था और जो साहित्यिक धर्म की रचना और विकास हुआ था वो इसी समय काल में हुआ था। इसके अलावा 16 महाजनपदों का विकास भी हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जनपद एक ऐसा भूखंड है जहां कोई जन अपना पांव रख देते हैं या बस जाते हैं, अर्थात जब वो एक अपना पांव रख देते हैं तो वह उसे अपना मान लेते हैं उस जगह को। ठीक है, वहीं वो रहने लगते हैं अर्थात बस जाते हैं। ठीक है, इसका शब्द प्राकृतिक व संस्कृत भाषा दोनों में मिलता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जनपद मगध कहलाता है। ठीक है, मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। ठीक, महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं, अब इसके बारे में जानते हैं। तो राजा तथा समूह का शासन, ये मुख्य हेडिंग है इसकी। ठीक है, तो अधिकांश महाजनपद पे राजा स्वयं शासन चलाता था, लेकिन गढ़ और संघ पर समूह का शासन होता था और समूह में जितने भी व्यक्ति शामिल होते थे सब एक तरीके से राजा कहलाते थे। मतलब उस समूह में जितने भी व्यक्ति थे वो सब राजा कहलाते थे, सब एक तरीके से राजा कहलाते थे। और जो महावीर बुद्ध लोग थे वो इन्हीं गढ़ों से जुड़े हुए थे। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी हेडिंग है किलेबंद राजधानी। प्रत्येक महाजनपद की
एक अपनी खुद की एक राजधानी होती थी। अब राजधानी को चारों तरफ से घेरा जाता था और यह किलेबंदी करने का मुख्य कारण होता था कि अगर कोई दूसरे राज्य से आक्रमण करता है, दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति करता है, तो ये इससे राजधानी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, वो जो वार करता है वह इस राजधानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये राजधानी सुरक्षित रहेगी। तो तीसरी मुख्य हेडिंग है शासक एवं उसके कार्य। ये जो शासक होता था ये क्षत्रिय वर्ग से हुआ करता था। ठीक है, अब चौथी हेडिंग है सेना का प्रबंध। तो कृषक वर्ग से किया जाता था, लेकिन कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेना भी बना ली थी। तो मगध की बात करते हैं अब। यह एक शक्तिशाली जनपद क्यों था? ये एक मेन क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह एक शक्तिशाली जनपद क्यों था। तो इसकी कुछ निम्न पॉइंट्स हैं, इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। पहला है उपजाऊ भूमि थी, मगध में जो है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी। दूसरा है लोहे की खदानों की उपलब्धता थी यहाँ पर। तीसरा है हाथियों की उपलब्धता थी। चौथा है आवागमन सस्ता व सुलभ था। ठीक है, पांचवा है किलेबंद राजधानी भी थी, व्यवस्थित मतलब सुरक्षित राजधानी थी। छठवां है शक्तिशाली शासक जैसे कि बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, घनानंद और महापद्मानंद। ये यहाँ पर मगध राज्य में ये 4 मतलब शक्तिशाली शासक भी थे यहाँ पर। ठीक, और मगध की पहली राजधानी थी वह राजगीर थी। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था। तो राजधानी पाटलिपुत्र को हम पटना के नाम से भी जानते हैं, जो कि यह बिहार की राजधानी कहलाती है। भारत में जो सबसे आरंभिक अर्थात पहला साम्राज्य स्थापित हुआ था वह मौर्य साम्राज्य था। तो अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो ये अखंड साम्राज्य था जो कि पूरे भारत में फैला हुआ था और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से ज़्यादा योगदान चाणक्य अर्थात इसे कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य का था। ठीक, कौटिल्य का अर्थात चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। मगध का एक शासक था जो कि घनानंद नाम था। मगध राजधानी में एक शासक रहता था जो कि उसका नाम घनानंद था। उसका वह बहुत ही क्रूर था, बहुत ही ज़्यादा घमंड था उस पर। ठीक, और वो अपने लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। अब इसी बीच 326 ईसा पूर्व काल में सिकंदर का आक्रमण होता है और जो सिकंदर था इससे पूरे विश्व को जीतने का अपना सपना देखता था, एक अपना टारगेट, एक गोल बनाया रखा। तो उसी सपने को देखकर भारत पर आक्रमण करता था, कुछ तो जीत भी लिया था। और अब यहाँ तक्षशिला नाम का एक विश्वविद्यालय था जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि इस समय पाकिस्तान में स्थित है और वहाँ के एक गुरु थे जो कि उसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है, और चाणक्य इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हुआ करते थे। और चाणक्य मगध के साम्राज्य घनानंद के पास आते हैं मदद मांगने के लिए, उनसे मतलब हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। तो लेकिन जो घनानंद होता है वह बहुत ही ज़्यादा घमंडी टाइप का होता है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी इंसान होता है, जो चाणक्य है उसका अपमान कर देता है, उसे पैर से मार देता है। और पैर से मारने के कारण जो चाणक्य ने अपने बालों की जो चुटिया बनाई थी वह खुल गई थी और जो उनकी चुटिया थी वह खुल गई थी। फिर उन्होंने यह उस समय शपथ लिया था, कसम खा ली थी, सौगंध खा ली थी कि जब तक मैं इस साम्राज्य का अंत नहीं कर दूंगा। क्या हुआ उस टाइम जब उन्हें लात से मार दिया गया था तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था चाणक्य को। ठीक है, तो उन्होंने यह शपथ ले ली थी कि जब तक मैं इस साम्राज्य का अंत नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी इस चुटिया को बांधूंगा नहीं। तब से लेकर उस टाइम से लेकर बाद तक उनकी चुटिया खुली ही थी, तब तक खुली थी जब तक इस साम्राज्य का पूरा अंत नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे योद्धा की तलाश की जो कि अखंड भारत की स्थापना में उनकी मदद करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था। और इस तरह से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने एक तरीके से एक सेना तैयार किया, उसके माध्यम से उन्होंने घनानंद को हराया और
उसका अंत भी करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और अब इस कारण मौर्य वंश की नींव बढ़ा दी। इस तरीके से मौर्य वंश के 3 महान शक्तिशाली शासक हुए। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। दूसरा बिंदुसार, ये मौर्य वंश के शासक थे। तीसरा सम्राट अशोक, ये बिंदुसार का पुत्र अर्थात सम्राट अशोक थे। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत। ठीक है, अब इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला है मूर्तिकला, जो कि ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं, मूर्तिकला। दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका। तीसरा है चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र। चौथा है जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ। पांचवा है अशोक के अभिलेख। ठीक है, तो अब बात करते हैं अशोक के धम्म के प्रमुख उपदेश। तो अशोक ने अपने धम्म के बारे में क्या प्रमुख उपदेश दिए थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, तो यहीं पे हम इसे स्टॉप कर देते हैं। अब आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 में। ओके, बाय।